सृष्टि ने दूसरे ही पल भड़कते हुए कहा, अधिवीर तुम्हें आखिर अचानक से हो क्या गया? अभी तक तो तुम मेरा साथ देने वाले थे, लेकिन अब अचानक से तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या तुम भूल गए उन्होंने 2 साल पहले हमारी नाज के साथ क्या किया था? दक्ष की वजह से उसे कितनी तकलीफ मिली है, आज तक वो खुश नहीं रह पाई। देखो बेटा, मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि नाज दक्ष के साथ रहने के लिए नहीं बनी है। लेकिन तभी अधिवीर ने बिना किसी भाव के साथ कहा, आंटी मैं ठंडे दिमाग से ही सोचकर आपको बोल रहा हूँ। मैंने उसे उसके साथ खुश रहते हुए देखा है, और अगर आप अलग करेंगे तो शायद वो खुश नहीं रह पाएगी, और बच्चे को माँ बाप दोनों के प्यार की जरूरत होती है। ये बात मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो अगर उसका बाप काबिल है और उसकी माँ भी उसके साथ रहना चाहती है तो हम कोई नहीं होते उन्हें अलग करने वाले। ही होप आपको समझ आ गया होगा। आप भी अपनी बेटी की खुशी में खुश हो जाए, बाकी मैं तो हूँ ही। मैं उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, और इस बार दक्ष तो क्या दुनिया का कोई भी इंसान उसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। अब आप रेस्ट कीजिए। इसी के साथ अधिवीर ने कॉल कट कर दिया। लेकिन इधर सृष्टि ने गुस्से के साथ कहा, आखिर इस हो क्या गया है? अभी तक ये मेरा साथ देने के लिए तैयार था, अब मैं क्या करूं? मैं किससे हेल्प मांगूंगी? लेकिन तभी रियान ने गुस्से के साथ कहा, सृष्टि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसे पहले कभी नहीं थी, क्या तुम भूल गई अंतरा ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है? उसने तुम पर कितने एहसान किए हैं। तुम जब कोमा में थी तो अंतरा ने तुम्हारी फैमिली को संभाला था, यहाँ तक कि खुद नाज को उसने अपनी बेटी की तरह प्यार दिया था, तो फिर अब तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? सृष्टि ये सब सुनकर आप चुप हो गई। रियान आगे बढ़ा और उसके कंधे को पकड़कर बोला, सृष्टि प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना और उसे समझने की भी कोशिश करना। हर पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे बीच होते हैं। यहाँ तक कि दानिश और अंतरा के बीच पर इतनी लड़ाई झगड़े हुए, पर आज तक वो दोनों साथ हैं। तो दक्ष और नाज भी हमेशा साथ रहेंगे, तभी तो किस्मत उन्हें हमेशा अलग करती है और फिर से मिला देती है, और वो वापस फिर से एक साथ खुश हो जाते हैं। वरना तुम भी अच्छे से जानते हो कि नाज दक्ष से अलग रहकर खुश नहीं रहती। जब तुमने दक्ष से डिवोर्स के बारे में कहा था तो नाज के चेहरे के रंग उड़ गए थे, वो कितना हाइपर हो गई थी। वो दक्ष को डिवोर्स देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसका मतलब साफ है कि हमारी बेटी आज भी दक्ष से प्यार करती है, और अगर दक्ष हाँ खुद नाज को लेकर गया है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है, तो हमें बस उसे ब्लेसिंग देनी चाहिए। ऐसी साजिश करके कुछ नहीं होगा। हमें तो ये सोचना चाहिए कि किस तरह से अद्राक्ष, कपकेक, दक्ष और नाज चारों एक हैप्पी फैमिली की तरह रहे। ये सब सुनकर अब आखिर में सृष्टि ने सिसकते हुए कहा, पर मुझे डर लगता है कि कहीं आखिर में दक्ष मेरी बेटी को छोड़ ना दे और मेरी बेटी की हालत मेरी जैसी ना बन जाए। मैं उसका गलत कभी नहीं समझेगी। रियान उसकी कंडीशन को अच्छे से समझ रहा था। उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। मैंने ये कब कहा कि तुम उसका गलत सोच रही हो? बस तुम्हारा तरीका गलत है, और दक्ष गलत इंसान नहीं है, वो अंतरा का बेटा है। बेशक से दानिश के अंदर बुराई है, पर अपने पार्टनर के मामले में दानिश भी बहुत ज्यादा लॉयल है, और दक्ष के अंदर उन दोनों का खून है। तुम्हें खुश होना चाहिए, हमारी बेटी फिर से अपने घर चली गई है और वहां पर खुश है। ये सब सुनकर सृष्टि रियान के गले लगते हुए बोली, मैं उसका कभी गलत नहीं सोच सकती। बस इतना चाहती हूँ कि अगर वो इस बार वहां गई है तो असलियत में खुश है, और वो दोबारा अलग ना हो, क्योंकि उनके अलग होने से सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है, और उन सबसे ज्यादा उनके बच्चों को होती है। अद्राक्ष के ऊपर क्या बीतती होगी वो हम कभी नहीं समझ सकते। ऊपर से कपकेक को भी 2 सालों तक उसके डैडी का प्यार नहीं मिला, और अब तो बनी भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उन दोनों बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ है। ये सब सुनकर अब रियान भी चुप हो गया। इधर दूसरी तरफ कमरे में नाज प्यार से कपकेक के बालों में हाथ फेर रही थी। कपकेक सो चुका था, लेकिन आंसू की कुछ बूंद उसके फूले हुए गालों पर अभी भी बरकरार थी। वो उन आंसुओं को धीरे धीरे साफ करते हुए प्यार से बोली, बच्चे आपके दादू ने प्रॉमिस किया है, उन्होंने कहा है कि वो आपको आपके भाई का प्यार जरूर देंगे। अब आप बिल्कुल भी रोना मत, आप मम्मा के स्ट्रांग बॉय होना। ये कहकर नाज ने उसके छोटे से हाथों पर किस किया। तभी दक्ष कॉल कट करके वापस कमरे में आया। उसने दोनों को दिखा। कुछ पल तक देखते रहने के बाद दक्ष ने आखिर में गहरी सांस लेकर कहा, दिवाली के बाद हम वेकेशन पर जाएंगे। अचानक से ये सुनकर नाज चौंक गई और वो कंफ्यूजन में बोली, क्या वेकेशन पर? लेकिन अचानक आपने ऐसा प्लान क्यों किया? दक्ष ने सीरियस आवाज में कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अद्राक्ष और कपकेक दोनों को स्पेस की जरूरत है। क्योंकि आज मैंने देखा अद्राक्ष जानबूझकर धीरांश के साथ क्लोज हो रहा था, जिससे कि वो कपकेक को परेशान कर सके, और कपकेक पर उसका असर भी हो रहा था। वो काफी ज्यादा रोने लगा था, तो इसलिए अब हम चारों एक वेकेशन पर जाएंगे जहां पर हम दोनों बच्चों को करीब लेंगे। ये सुनते ही नाज ने खुशी के साथ कहा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है दक्ष, मैं बिल्कुल तैयार हूं, पर बाकी सब दक्ष ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, मुझे ये आइडिया खुद मॉम डैड ने दिया है। अभी मैं उनसे ही कॉल पर बात कर रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम तीनों को वेकेशन पर लेकर जाऊं, तो इसलिए तुम्हें बाकी सब की परवाह करने की जरूरत नहीं है। पर तभी नाज ने हिचकिचाते हुए कहा, पर अगर हम वहां मस्ती करेंगे तो धीरांश और अदांशी का क्या होगा? वो दोनों भी तो बच्चे हैं ना, कहीं उन्हें बुरा ना लगे। दक्ष उसके पास आया और उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोला, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। धीरांश कल वापस अधीरा और अधिवीर के साथ ग्रोवर पैलेस जा रहा है, क्योंकि
दिवाली वो वहीं पर सेलिब्रेट करने वाले हैं। जहां बात है अदाशी की तो वो बहुत समझदार है, उसे पता है कि हम वहां मस्ती करने या घूमने नहीं जा रहे हैं बल्कि उसके दोनों भाइयों को करीब लाने के लिए जा रहे हैं। यू नो व्हाट, दानशी समझदारी में बिल्कुल इबादत पर गई है, वरना मुझे अपने छोटे भाई से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। ये सुनकर नाज हंसने लगी। दक्ष उसकी इसका स्माइल को बस एकटक देखने लगा। अगली सुबह, डैडी प्लीज मैं सच कह रही हूँ, मुझे अधिवीर राघवन अंकल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं धीरांश को उसका खुद का खानदान और खुद का नाम देना चाहती हूँ, जैसे कि कपकेक को ओबरॉय खानदान का नाम मिल गया है। अब वो ओबरॉय खानदान के वंश के तौर पर जाना जाता है। इस तरह मैं भी अपने धीरांश को ग्रोवर खानदान का नाम देना चाहती हूँ। वो अपने ग्रोवर खानदान का इकलौता वारिस होगा। प्लीज डैडी नाराज होना बंद कीजिए, अगर आप ऐसे नाराज होंगे तो मैं नहीं जा पाऊंगी। अधीरा इस वक्त किसी छोटे बच्चों की तरह दानिश के सीने से लिपटकर पाउट बनाकर उसे मनाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं दानिश बिल्कुल चुप खड़ा था और बाहर विंडो की तरफ ही देखे जा रहा था। तभी स्टडी रूम का दरवाजा खुला और अंतरा अंदर आते हुए बोली, अधीरा, अधिवीर और राघवन धीरांश के साथ नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो अपने डैडी से मिलने आई थी ना, क्या अभी ये मिलन समारोह खत्म नहीं हुआ? दानिश की आंखें छोटी हो गई, वो अंतरा को घूरने लगा। तो अंतरा ने भी मुंह बना लिया, लेकिन तभी अधीरा ने पाउट करते हुए कहा, डैडी तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, वो मुझसे नाराज हो गए हैं, वो नहीं चाहते कि मैं उन्हें छोड़कर जाऊं। पर मॉम, मेरे धीरांश के फ्यूचर का सवाल है, आखिर वो अधिवीर का ही बेटा है, ऊपर से ग्रोवर खानदान का वारिस है, मैं उसे ओबरॉय खानदान का नाम कैसे दे सकती हूँ? ये सुनकर अंतरा हैरान होकर बोली, क्या दानिश ने ऐसा बोला है? अधीरा ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अंतरा अब गुस्से से दानिश के पास आते हुए बोली, दानिश आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बेटी की जब शादी होती है तो वो अपने पति के खानदान को आगे बढ़ाती है, ना कि अपने बाप के खानदान को। आपका दिमाग शायद घास चढ़ने चला गया है। दानिश ने ये सुनते ही गुस्से के साथ कहा, मुझे समाज के रूल्स की परवाह नहीं है, मैं अपने रूल्स खुद बनाता हूँ और यू नो दैट मेरे रूल्स के हिसाब से मेरी बेटी अपने बेटे के लिए ओबरॉय सरनेम उसे कर सकती है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अंतरा ने भी गुस्से के साथ कहा, पर मुझे प्रॉब्लम है दानिश। दुनिया जानती है कि हमने अपनी बेटी की शादी ग्रोवर खानदान में की है, और अगर अब दुनिया को ये पता चलेगा कि हम वापस अपनी बेटी को ओबरॉय खानदान में लेकर आ रहा है तो कितनी शर्म की बात होगी। मैं 4 औरतों के बीच उठती बैठती हूँ, मेरी खुद की कंपनी है, मैं एनजीओ चलाती हूँ, और वहाँ अगर लोग मुझसे ऐसी बातें बोलेंगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और ऊपर से आपकी बेटी खुद ऐसा नहीं चाहती, तो प्लीज उसे प्यार से गुड बाय बोलिए। दानिश अब अपने हाथों की मुठिया बना लिया। अधीरा की आंखों में आंसू भर गया। वो झुकते हुए बोली, शायद डैड मुझे गुड बाय भी नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत मिस करूंगी डैड। ये कहकर वो चुपचाप जाने लगी, पर तभी दानिश ने उसे कंधे से पकड़कर झटके से अपने सीने से लगा लिया। अधीरा दानिश के सीने से लगते ही रोने लगी। दानिश ने अपनी आंखें बंद की और लंबी सांस भरते हुए बोला, अपना ख्याल रखना, अगर वो कुछ भी करता है तुम्हारे साथ तो तुम्हारा डैडी अभी भी जिंदा है। अधीरा ने सिसकते हुए कहा, आई लव यू डैडी, आई लव यू सो मच, एंड डोंट वरी, वो आप कुछ भी नहीं कर पाएगा। अंतरा उन दोनों को अब स्माइल के साथ देखने लगी। इसके बाद वो नीचे आए। अधिवीर की गोद में इस वक्त धीरांश था और वो काफी खुश लग रहा था। उसके छोटे छोटे दांत दिखाई दे रहे थे। दानिश उसे घूरते हुए बोला, अपने बाप को पाकर अपने नाना को भूल मत जाना। तुम्हें याद है ना टाइगर, तुम्हें अभी मेरे साथ रहकर बहुत सारी ट्रेनिंग करनी है। दानिश की आवाज से धीरांश ने दानिश को देखा और तुरंत खिलखिलाने लगा। दानिश के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसके छोटे से सिर पर हाथ रखते हुए बोला, अभी तुम्हें बहुत स्ट्रांग बनना है, पर अपने बाल की तरह मत बनना। अधिवीर ये सुनते ही चिढ़कर बोला, हर बात में आप मेरे बेटे को मुझसे क्यों कंपेयर करने लगते हैं? अगर आपको लगता है कि मेरा बेटा आपके अंडर में रहकर अच्छा बन जाएगा तो मुझे खुशी होगी। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा सबसे आगे थे, और अगर ऐसा आपकी वजह से होता है तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। दानिश की भौहें तन गई। इधर अंतरा और बाकी सब मुस्कुरा दिया, पर तभी राघवन ने मुंह बनाकर कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता कि मेरा धीरांश इस दानिश की तरह बने, बल्कि मैं तो अपने धीरांश को अपनी तरह बनाऊंगा। 0-9 उठी है ना बेबी, तुम अपने दादू की तरह बनोगे ना? ये कहकर वो धीरांश को देखने लगा तो धीरांश एकदम से रुक गया, और अब वो एक नजर दानिश को देखता तो एक नजर को देखा। उन दोनों को टुकुर टुकुर देखते रहने के बाद उसने पाउट बना लिया। सब उसकी हरकत पर जोर जोर से हंसने लगे। इधर दानिश और राघवन दोनों के ही एक्सप्रेशंस बदल जाए। थोड़ी देर में अधीरा, अधिवीर, धीरांश और राघवन चारों ही सीधे ग्रोवर पैलेस के लिए निकल गए, और इधर बाकी सब ओबरॉय पैलेस के लिए निकल गए, क्योंकि कल दिवाली थी और बहुत सारी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। पूरे ओबरॉय पैलेस को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। चारों तरफ लाइटिंग की गई थी। एक बहुत ही खुशनुमा सा माहौल बन चुका था। लेकिन वही इस वक्त कमरे में, हाँ दर्श ओबरॉय, आप तो मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे ही, क्योंकि आपका तो यही काम ही है। अगर मैं तुम्हारी बातें नहीं मानती तो तुम सीधी मेरे कैरेक्टर पर चले जाते हो। तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं रह गया है। एक काम करो, अपनी ऑफिस बंद कर दो, दिन भर मेरे आगे पीछे घुमा करो, दिन भर मेरी जासूसी किया करो, मुझे पागलों की तरह स्टॉक किया करो, बस यही रह गया है। इबादत गुस्से से चिल्लाए तो दर्श भी उसके बाजू को कसकर पकड़ते हुए बोला, अगर मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं करूंगा, क्योंकि आप मुझे मजबूर कर रही हैं।
इबादत सार्कास्टिक होकर बोली, ओह रियली, मैं मजबूर कर रही हूँ। आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे सीबीआई टीम से रोहन का ट्रांसफर करवाने की? तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, ऐसी बातें बोलने पर तुम्हें हो क्या गया है? मैंने तुमसे पहले कहा था कि रोहन सिर्फ मेरा दोस्त है, इससे ज्यादा मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है। उसने मॉम को ढूंढने में मेरी हेल्प की थी, इसलिए मैं उसके साथ कॉफी पीने जाना चाहती थी, लेकिन तुमने तो उस बेचारे का ट्रांसफर करवा दिया, और वो भी ऐसी जगह जहां पर फोन का नेटवर्क ही नहीं रहता। वो तो बेचारा मुझे दोबारा कांटेक्ट भी नहीं कर पाएगा। तुम इतने बड़े जलनखोर इंसान कैसे हो सकते हो? तभी दर्श गुस्से से चिल्लाया, क्योंकि मैं आपको किसी गैर मर्द से बात करते हुए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कॉफी पीते हुए मैं कैसे देख सकता हूँ? मुझे ये लड़की और लड़के की दोस्ती पसंद नहीं है। जब मेरी खुद की कोई लड़की दोस्त नहीं है तो आपकी भी कोई ऐसी फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए। दिस इज माई ऑर्डर। इबादत ये सुनकर एक पल के लिए चुप रह गई, लेकिन दूसरे पल वो हंसते हुए बोली, तो तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे बच्चे का ऑर्डर फॉलो करूंगी, जिसके अंदर मैच्योरिटी नाम की चीज नहीं है? कभी कभी लगता है कि मैं अपने उम्र से छोटे इंसान के साथ शादी करके गलती कर दी। तुम आज भी बच्चे हो, तुम बड़े कब होंगे? ये सुनते ही अब दर्श गुस्से से पागल होते हुए बोला, आप अपनी हद पार कर रही हैं। मैं अगर आपको किसी चीज के लिए रोक रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट मेरी उम्र पर सवाल उठेंगे। इबादत गुस्से से उसके सीने पर उंगली पॉइंट करते हुए बोली, मैं 1000 बार तुम पर उंगली उठाऊंगी, क्योंकि तुम हमेशा से मेरे साथ यही करते आ रहे हो। मुझे पाबंदी में रखते हो, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अब तो तुमने हद कर दी है, इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। दर्श गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इबादत भी गुस्से से बोली, मुझसे चिल्ला कर बात मत करो, मैं भी चिल्ला सकती हूँ दर्श, पर मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। दर्श गुस्से से कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी एकदम से अदाशी की मासूम सी डरी हुई आवाज आई, मम्मा डैडी आप दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज सुनते ही वो दोनों एक पल के लिए चुप हो गए और गेट की तरफ देखने लगे।